अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एच.एन और मैं हूँ आयशा। कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर व आफ़ियत के साथ होंगे, मज़े के साथ होंगे। और एक खूबसूरत दिन का आगाज़ हो गया और वैसे वही वाला हाल है, बच्चों वाला हाल है हम लोगों का भी। रूटीन वाइज डेली आ रहे होते हैं और उसके बाद दिल चाह रहा होता है यार आज सुबह जल्दी ना उठें। तो यही हाल आज मेरा भी था, यार आज ना उठें। लेकिन जनाब जॉब तो जॉब है, काम तो काम है, रूटीन है। अगर छुट्टी भी हो तो फिर भी बता दूं कि रूटीन वही है, सुबह अर्ली उठना है बग़ैर अलार्म बजे। अलार्म तो हम लगाते हैं लेकिन अलार्म के बजने से पहले ही उठ जाते हैं। अच्छा, आज मैं सोच रही थी सुबह सुबह कि किस चीज़ पे जो है बात की जाए, कोई बात, क्योंकि आजकल न्यूज़ जो है देखना मैंने छोड़ दी है, थोड़ा रिलैक्स हो गई हूँ यार। बहुत हो गया, बहुत टेंशनें ले ली हैं। तो मैं सोच रही थी यार कोविड-19 आया और तकरीबन 4 महीने तकरीबन गुजर गए, 5वां महीना स्टार्ट हो गया और हमारी लाइफ जो है कितनी बदली, कितना चेंज आया। तो मैंने कहा सोचा थोड़ा इस पे बात भी करते हैं, अपने जो गेस्ट हैं उनसे भी पूछते हैं और इस लाइफ बदलने में हमने क्या क्या सीखा। बात ये है कि ये पेंडेमिक आया और इसने पूरी दुनिया की, मैं कहती हूँ, ज़िंदगी लोगों की बदल दी। तो हमने क्या सीखा इस टाइम में, इस ड्यूरेशन में? पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, हम हयात हैं, हम ज़िंदा हैं, सेहतमंद हैं। तो मैं कहती हूँ ये सबसे प्यारी अच्छी बात है इस दिन की, और हर दिन की अच्छी बात है कि हम सो कर उठते हैं, मज़े की नींद लेकर उठते हैं और हमारे जो फैमिली के इर्द गिर्द लोग हैं, हमारे बच्चा पार्टी जो है, हमारे नज़दीकी रिश्तेदार बिल्कुल ठीक हैं, सलामत हैं। तो इस पर शुक्र अदा करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो है शुक्रगुजारी तो हर हाल में करनी है अल्लाह ताला की, और करनी चाहिए। उसके अलावा हमने क्या सीखा? एक दूसरे की मदद करना, इस मुश्किल में कैसे करना। वैसे तो हम अपनी ज़िंदगी में इतने मगन हो गए थे, टाइम नहीं मिलता था, टाइम भी मिल गया। फिर हमने क्या सीखा? और क्या हमने सिर्फ बेड ही तोड़े क्योंकि अक्सर लोगों कमर के दर्द के मसले बहुत बढ़ गए हैं। तो हमने सोचा कि उन्हें डॉक्टर साहब को बुला लिया जाए, बल्कि उनसे पूछे, फिज़िकल थेरेपिस्ट हैं हमारे साथ, उनसे पूछा जाए कि यार ये जो मसले मसाइल हैं, ये जो इस पेंडेमिक में चले, इसमें ये सबसे बड़े मसले थे। बच्चों के भी थे, मेरे भी बेटे को ये मसला हुआ। और अक्सर लोगों ने शिकायत की यार कि फ्री बैठे हैं, कुछ समझ नहीं आती, दर्द है, जिस्म में दर्द है, कभी जोड़ों में दर्द है। तो ये चीज़ें जो है ये भी बड़ी हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखी भी हैं हमने, ये सब कुछ जानते हैं, बात करते हैं। हमारे साथ ज़मीर अल्ताफ़ साहब हैं, फिज़िकल थेरेपिस्ट हैं, इनको वेलकम करते हैं, खुशामदीद करते हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। शुक्र अल्लाह तो का। बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने या नहीं सीखा? नहीं, कुछ लोग सीखते हैं, कुछ लोग नहीं भी सीखते, बल्कि कुछ ऐसे भी होते हैं लोग। क्या किया जाए? सीखने को तो देखा जाए तो इतना कभी लाइफ में किसी को टाइम नहीं मिला, बट इस हमें को 4 महीने का जो टीनियर गुजरा है, हाँ, उसमें अच्छा खासा हमें टाइम मिला है और बहुत कुछ सीखने को मिला है। स्पेशली और कुछ खानादारी, घरदारी, ये तो बहुत कुछ सीखे। ये देखे, यानी कि वो भाई लोग जो लॉकडाउन में बैठे, अब तो बार बिजनेस तकरीबन खुल चुके हैं, कुछ अभी भी चीज़ें हैं जो खुलनी है, जो अभी ओपन नहीं किए गए, कुछ जो है इंडस्ट्रीज़ जो हैं, लेकिन तकरीबन जो है लोगों की जो रूटीन है वापस आ रही है। केसेस तकरीबन थोड़े कम होते जा रहे हैं। कल मैं देख रही थी, थोड़ी सी न्यूज़ मैंने देख ली थी अभी मैं कर रही थी, तो मैंने तो न्यूज़ ही नहीं देखी थी। कान जो है मेरे सुन रहे होते, न्यूज़ लगी होती तो सुन रही थी कि मैं थोड़े से जो है केसेस कम होते जा रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो इसमें लोगों ने एहतियात की, ख्याल रखा, कुछ लोग कर भी रहे हैं और हम यहाँ आते हैं तो हम लोग भी कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, सिलसिला जो है दोबारा स्टार्ट कर दिया गया। इस पर बात करते हैं। सरफराज रियाज भुट्टा है हमारे साथ, मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं PTI मुल्तान के, इनको वेलकम करते हैं, खुशामदीद करते हैं। कैसे हैं आप सरफराज? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? सरफराज क्या पूछूं, मैं ये पूछूंगी आज, क्योंकि मेरा जो मेन था ना थीम, आज मैं ये पूछूंगी कि कितनी तब्दीली आई। वैसे तो मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही, कितनी तब्दीली आई, कितना हम लोग चेंज हुए इस पेंडेमिक में, क्या आप समझते हैं? शुक्रिया। इस पैंडेमिक में जो है ना, सबसे बड़ी बात जो मैंने फील किया है कि मेरा वेट बढ़ गया है फूडी बहुत हो गया हूँ। और डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि लोगों ने ज़्यादा टाइम घर पर गुजारा है तो बहुत कुछ सीखा खानादारी के हवाले से। तो मैंने भी 2-4 चीज़ें सीखी हैं खाने पकाने में, और फैमिली के साथ थोड़ा टाइम गुजारा है। और इस हवाले से अगर ये बात की जाए इस कोरोना के हवाले से, इस वबा के हवाले से, तो इसमें जो सबसे मेन चीज़ सीखने वाली है हमारे लिए वो ये है कि ज़िंदगी जो है ना उसका कोई पता नहीं है। यानी कि ये ऐसी वबा थी जिसका कोई पता नहीं है। आपसे कोई हाथ मिला के गया
कोई आपका चाहने वाला, मोहब्बत करने वाला, आपका अजीज़, आपका बेटा, रिश्तेदार, कुछ भी हो सकता है। तो एक जो रूटीन लाइफ चल रही थी वो बिल्कुल उससे हटके हो गया। और हमारे जो साउथ एशियंस हैं, हम आपस में बहुत ज़्यादा मेल जोल रखते हैं और हमारी जो एक कल्चरल मामला चल रहे हैं, एक दूसरे को हक करना, हाथ मिलाना, सलाम करना, तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम था। इवन कि अभी हम मसाजिद में जाते हैं और जनाजा गाह और दूसरे कम्युनिटी सेंटर्स में जब जाते हैं तो लोग हमें उसी तरीके से मिल रहे होते हैं, तो हम उन्हें रोकते हैं, भाई थोड़ा एहतियात करो, अब वो मामलात नहीं है, तो इससे बचना है। ये वबा अनदेखी वबा है, ये हमें नहीं पता, मुझे है, हो सकता है मुझसे आपको लग जाए या आपसे मुझे लग जाए। तो एक अवेयरनेस क्रिएट करनी थी, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक कामयाबी हुई। और बाकी जो दूसरी बात ये है कि इस वबा से बचना तो नामुमकिन है। मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जिन्हें हुआ और फिर ख़त्म हो गया, और रिएक्टिव आया, यानी उन्हें हुआ भी सही, उन्हें पता भी नहीं है, जब उन्होंने टेस्ट करवाया तो उनका रिएक्टिव आ गया। तो इससे तो अल्लाह ही बचा सकता है। तो इसमें एक जो तीसरी बात जो मुझे सीखने को मिली है कि हमें कुर्ब इलाही भी मिला है, हम अल्लाह के करीब भी हुए हैं। यकीन जाने उन दिनों में जब शुरू के दिन में खौफ की सूरत हाल थी, मार्केट्स वगैरह और तमाम ज़िंदगी के मामलात ज़िंदगी एक मुंजमद होकर रह गए, तो बहुत ज़्यादा अल्लाह के करीब हो गए हम, जो है ना, नमाजें, तहज्जुद, इवन के कुरान मजीद भी रेगुलर रूटीन में। अल्लाह ताला बचा ले, अल्लाह ताला इस वबा से बचा ले, हमें बचा ले, हमारी फैमिली को। और अब भी यही हाल है, जब मैं नमाज़ पढ़ती तो उसके बाद यही दुआ दिल से निकल रही होती है, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। और जनाब यही बात है कि सबसे पहली बात मैं समझती हूँ ये सीखा हमने कुर्ब इलाही, उसके बाद दुआएँ करना और दूसरों के लिए दुआ करना, ये बहुत कुछ आया। जब देखते हैं यार उधर डेथ हो रही, उधर डेथ हो रही, तो अफसोस होता है। डॉक्टर साहब ये चीज़ें जो है हमने सीखी, वैसे तो बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत लोगों ने सीखा भी सही कि वाकई। और जो लोग नहीं सीखना चाहते यार, वो रूटीन वाइज भी कुछ नहीं सीखते। ज़िंदगी से सबक सिखाना, कहते हैं ना, खुद ज़िंदगी सिखा देती है। खुद ना ही सीखना चाहो तो फिर भी ज़िंदगी सिखा देती है, ये हकीकत है ना। यानी कि हर बंदे को ज़िंदगी बता देती है कि क्या है लाइफ और किस तरह गुजारनी है, क्या वे है, क्या पैटर्न है। पेंडेमिक में हमने गुजारा, पता चला कि कितनी एहतियात करनी है, क्या करना है और रिलेशनशिप्स को कैसे लेके चलना है, आगे लेके चलना है। वही बात है कि हमारे यहाँ एक रिवायत है, कल्चर है, हम लोग मिलते हैं, सलाम करते हैं, तो यहाँ एक दूसरे से दूर रहना और सोशल डिस्टेंस की जब बात की जाती तो बड़ा एक मुश्किल काम था। तो आपने तो बड़ा इजी काम किया ना, कि मीडिया कोऑर्डिनेटर है और जो है मीडिया की अगर हम कोई फॉर्म भी ले लेते हैं, फेसबुक ले लेते हैं, व्हाट्सएप, तो इसके थ्रू लोगों से रब्ता रखना जो है आपका काम है। तो किसी तरीके से तो लोगों के इन टच में रहे, लोगों के टच में रहे, तो ये बड़ा अच्छी बात है। तो डॉक्टर साहब आपसे बात करते हैं, घुटनों में दर्द की वजह क्या है? क्योंकि ये भी मसले मसाइल हुए और कुछ ज़्यादा ही हो गए, रूटीन वाइज ऐसे नहीं था। जब हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, बाहर जा रहे थे, घूम रहे थे, क्योंकि अभी भी बंद है बहुत सारे जो है, हम देखते हैं ग्राउंड जो है अभी बंद किया हुआ है, लोगों के लिए नहीं खोले गए। तो क्या क्या हुआ? दर्दों में इजाफा हुआ, लोगों के मसाइल में इजाफा हुआ। वो लोग जो घुटनों में दर्द की शिकायत करते थे, अक्सर एक्सरसाइज कर लेते थे, या तो अब तो जगह नहीं है, वही 2 कमरे की जो रूटीन है, बहुत ऐसा रहे हम लोग, तो ये एक मुश्किल और कठिन रूटीन रही। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, एक वक्त था कि हम लोग सोचते थे कि जो ये बीमारी है ना सिर्फ बुजुर्गों की होती है। बिल्कुल। अब तो ये कि बच्चों में भी ये शुरू हो रही है। अब उसकी सबसे बड़ी मेन वजह ये कि हमारा लाइफस्टाइल, हमने एक सिंथेटिक लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर लिए। अब उस स्टाइल को अडॉप्ट करने की वजह से, जिसमें सिर्फ पुअर पोस्चर, गलत खाना पीना, फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल और एक्सरसाइज का ना करना और बेएहतियाती की वजह से गलत चीज़ को कैरी करना, उस कैरी करने की वजह से नी ट्रबल हो जाना, लाइक नी ट्विस्ट हो गया है या आपके कहीं स्लिप हो गए, क्योंकि आपके मसल्स इतने वीक हो चुके हैं। और सेकंड, आपका ओवरवेट, वज़न ज़्यादा होने की वजह से, फिर अननेसेसरी सॉफ्ट ड्रिंक का ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से, और सेकंड चीज़ जिस वजह से ये तकलीफ़ डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है वो है कैल्शियम डेफिशिएंसी, हमारी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। अगर आपकी अच्छी ग़िज़ा है तो आपको कभी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। जब आप फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, डे बाय डे आपका वेट बढ़ता चला जाएगा। और उसी तरह से अल्लाह ने एक इंसान की एक जिसामत होती है, एक वेट है, फॉर एग्जाम्पल कि एक 6 फीट बंदे की हाइट है, उसका वेट अप्रॉक्सीमेट 80 kg होना चाहिए। अब वो अपना वज़न कम अज़ कम 150 लेके घूम रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है, एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग आपने कंस्ट्रक्शन की है, उसमें एक आपने मंजर बनाई, अब डबल ट्रिपल मंजर बनाएंगे तो ऑब्वियसली आपका
प्रेशर बढ़ेगा तो तकलीफ़ शुरू हो जाएगी। और सेकंड चीज़ क्या है उसमें, जो आज के जो वजूहात जो सामने आ रही है उसमें ये कि हमारा जो स्टाइल है, हमारा स्पेशली जो जोगर्स हैं, हमारे सैंडल्स हैं, वो हमारे प्रॉपर नहीं हैं। अगर हम लोग वॉक भी करें और बिल्कुल पतले सोल वाली जूता पहन के हम लोग रोड पे वॉक करें या रोड पे रनिंग कर रहे हैं, उससे हमारा जो गैप है वो डे बाई डे वो बढ़ता चला जा रही है। और इसी तरह से फिर प्रॉपर डाइट है नहीं, एक्सरसाइज है, फिर मसल रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस नहीं है। अब ये तो हम लोग एक आम और दूसरी ना बादी चीज़ें जैसे आलू चावल का ज़्यादा इस्तेमाल ज़्यादा होने की वजह से, जैसे हम बादी का हम लोग अक्सर बोलते हैं कि इस वजह से भी हो जाती है। यूरिक एसिड का अच्छा है, ये रीज़न है, चावल या आलू या गोभी जो है ये प्रॉब्लम करती हैं। ये देखें, जब आपका ओवर वेट होगा ना तो ये चीज़ें जो है ना, यूरिक एसिड आपका बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाएगा, उस वजह हाथ की बिना पे आपके दर्द जो है वो डे बाई डे बढ़ते चले जाते हैं। अब देखें कि हम इनटेक कितना कुछ कर रहे हैं, आउटपुट कितना है हमारा, बिल्कुल 0% है हमारा। बिल्कुल, अब तो हो गया 0%। हाँ जी। अब जैसे लॉकडाउन के हवाले से भी बात की, हर बंदा अभी भाई ने भी बात की कि मेरा वेट ओवर वेट हम हो गए हैं, और मेरे ख्याल में कि 90% जो लोग हैं हर बंदे ने अपना वेट गेन किया है। बिल्कुल। अब वो क्या है कि बाहर नहीं यार, किसी बाहर हमने नहीं जाना, पार्क वैसे क्लोज हो गए हैं, जिम वैसे बंद हो गए हैं, घर में एक माइंड मेकिंग होती नहीं, क्योंकि कोई भी एक्टिविटी करने से पहले माइंड मेकिंग होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अपने आप को फिजिकली मेंटली आप प्रिपेयर करते हैं कि मैंने अर्ली इन द मॉर्निंग उठना है और मैंने वर्कआउट करना है, वर्कआउट के बाद जो मेरे इश्यूज हैं उसी के मुताबिक मैंने। और हम क्या करते हैं, न्यूज़ देखनी है, ड्रामा देखना है, कुछ भी देखना है, मूवी देखनी है, तो बेड है और हम हैं। तो ये बड़ी रूटीन हो गई है कि हम लोगों के जो टीवी है जो है बेडरूम में आ गए हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, एक ही हॉल होता था, उसमें एक ही टीवी होता था जिसको सब ही देखते थे और इकट्ठे हो जाते थे। गर्मी नहीं देखते थे कितनी गर्मी है क्या है, तो अब कहते यार हॉल में तो गर्मी है, वहाँ कौन सा जो है एसी चल रहा है, तो चलो जी बेडरूम में टीवी उठा के ले जाते हैं। तो ये चीज़ बड़ी काउंट करती है। हर चीज़ जब आप लेट कर देखेंगे, सो कर देखेंगे, तो आपने वज़न भी बढ़ाना है, फिर बात ये जो खा रहे हैं वो आपको उसको हज़म भी सही नहीं करे, तो बहुत सारे मसाइल होते हैं। और फिर हड्डियों के भी सारे मसाइल साथ होते हैं, कमर में दर्द है, कभी शोल्डर में दर्द है, कभी पट्ठों में दर्द है, तो ये दर्द ही नहीं ख़त्म होते। देखिए, सबसे पहले तो अपनी जो लाइफ स्टाइल को पहले सेट करें। अभी हम हर दफ़ा आते हैं एक वजूहात बता देते हैं, आज कोशिश करेंगे कि उन वजूहात को के बताने के बाद उसका सल्यूशन भी हमने देना है आपको। लाइफ स्टाइल में सबसे पहले तो अपने लाइफ स्टाइल में जो ठंडा जो है उसको थोड़ा सा साइड पे किया जाए, ठंडा कम किया अपना नॉर्मल जैसे आजकल मौसम है उसमें ताज़ा पानी का इस्तेमाल करें। अगर जैसे बार बार हम कफ करते तो बेहतर है कि आप नीम गर्म या ग्रीन टी का इस्तेमाल आप सुबह से जो है ज़मीर साहब मुझे यही कह रहे हैं, आयशा जो है मेकअप रूम में मुझे यही कह रहे थे, आयशा कुछ गर्म पानी पी लो। ये तो मैं कह रही थी अच्छा जब मैं किचन में जाऊँगी तो वहाँ जब मैं खड़ी होंगी, तो अब मैं जाने वाली हूँ किचन में और वहाँ खड़ी होकर जो है मैं गर्म पानी भी पीऊँगी। और शमा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति के किचन में जनाब बिल्कुल शेफ़ आ चुके हैं और मैं जा रही हूँ उनके पास और देखते हैं कि आज जो है शेफ़ ज़मीर अब्बास हमें कैसे अब्बास सॉरी माज़रत के साथ सॉरी इधर, क्योंकि ज़मीर साहब आपका नाम उधर से उधर हो रहा है उधर से हैदर मुझे कहते हैं हद हो गई है यार, तो क्या करें यार, तो ऐसे हो जाता है यार। तो मैं जा रही हूँ जनाब बिल्कुल किचन में और देखते हैं कि कैसर साहब हमें क्या बना के खिलाते हैं। और वैसे रूटीन वाइज जो है फ़र्स्ट टाइम मुलाकात हो रही है हमारी कैसर के साथ, तो कैसर से पूछते हैं कैसे हैं कैसर आप? ठीक ठाक हैं कैसर, क्या बनाने जा रहे हैं आज? और ये जो है नज़र कुछ आ तो रहा है मुझे, कुछ मेहनत की हुई है, क्या कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, बताएं। चिकन जिंजर बना रहे हैं आज हम। वाह जी वाह, तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें दरकार हैं, क्या कर रहे हैं ये बताएं कैसर। सबसे पहले तो मैं हाफ चिकन लेना पड़ेगा, हाफ के जी, तो उसके में जूलियन कटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। हाफ के जी के सही तरह साफ़ करके फिर हमने जिंजर लेना है, उसकी जूलियन कटिंग करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने फ़ैन में इसको डालना जी, जो चिकन जिंजर, अदरक लहसुन का पेस्ट, ऑयल 2 टेबलस्पून ऑयल, और चिकन को डाल के इसको दम पे दे देना हमने। दम पे कम से कम 2 मिनट दम पे देने के बाद हमने इसको आगे प्रोसेस शुरू करना, हमने इसका स्पाइसेस डालनी है, फिर हमने उसकी अच्छा जिंजर जो है चिकन बना रहे हैं और इसके लिए जूलियन कटिंग जो है उसमें आपने चिकन काटने हैं, जैसे कि हमारे शेफ़ भाई जो है काट रहे हैं, कैसर भाई हमारे काट रहे हैं। और इसमें जो है इसमें ऑयल लेना है, उसके बाद हमने जो है चिकन डालनी है जी, चिकन के साथ ही।
ठीक है, चिकन में क्या क्या डालना है हमने? अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है जी, अदरक लहसुन का पेस्ट, स्पाइस डालने हैं हमने। अच्छा, स्पाइस में क्या क्या डालना है ये बता देना। रेड चिली डालनी है, रेड चिली पाउडर डालने हैं, नमक डालना है, हल्दी डालनी है हमने, कोकोनट पाउडर डालना है, ब्लैक पेपर डालना है और खुश्क धनिया डालना है। ठीक है, खुश्क धनिया डालना है। अच्छा, इसमें ग्रेवी टाइप तो नहीं है? नहीं, ये ग्रेवी टाइप ही होती है ये। ठीक है, तो जी बिल्कुल आप देख रहे हैं नाज़रीन, हमारे जो है शेफ़ कितनी तेज़ी से जनाब चिकन काट रहे हैं। अभी चिकन कट रहा है तो क्यों ना थोड़ी सी बात हो जाए। तो हम बात कर रहे थे हड्डियों के दर्द के हवाले से, ज़मीर साहब से लाइफस्टाइल की बात हो रही थी, तो खाने पीने के हवाले से कितना हम लोग कॉन्शियस हैं? आप क्या समझते हैं? हर चीज़ खा रहे हैं, मोटापा भी आ रहा है, तो आप क्या समझते हैं ज़मीर साहब? बोन्स की बात जहाँ तक हम करते हैं, हमारे अंदर सबसे ज़्यादा जो आजकल आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि पहले एडवर्टाइजमेंट कैल्शियम की नहीं है, आजकल उसकी भी एक मुहिम शुरू हो चुकी है, उस पर भी अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं कि कैल्शियम इनटेक हर बंदे को करनी चाहिए। बिल्कुल। और जब तक देखें हमारा जो पूरा स्केलेटल है, हमारी कॉटलेज है, नर्व वेसल्स, आर्टरीज, अब सबसे जो प्रॉब्लम शुरू होता है वो कैल्शियम डेफिशिएंसी की बिना पे होता है। अब जहाँ तक न्यूट्रिशन की बात है, उसमें एक तो हमारा कैल्शियम का होना ज़रूरी है, और उसमें जितने भी हमारे नट्स वगैरह है, हम लोग दूध का इस्तेमाल है और फ्रूट्स का इस्तेमाल है, उसको हमें करना चाहिए। ठीक है। और सेकंड जो चीज़ है, ज़ाहिर बात है कि जब आपकी डाइट बैलेंस होगी तो इश्यूज़ नहीं होंगे। बैलेंस डाइट ना होने की वजह से इश्यूज़ शुरू होते हैं। बिल्कुल, अब जब हम फास्ट फूड का इस्तेमाल करेंगे तो वेट आपका गेन होगा, फिर ओवर वेट होने की वजह से प्रॉब्लम्स शुरू होंगे। अच्छा, यही मसले सरफराज को लगते हैं। तो सरफराज ऐसा होता है जब क्योंकि बॉयज़ आजकल बाहर से ज़्यादा खा रहे हैं, या घर का खाना ही माशाल्लाह लग रहा है, क्या कहेंगे आप सरफराज? बाहर का खाना ही चल रहा है क्योंकि काम के हवाले से बाहर जाना पड़ता है, एक्टिविटी शुरू हो चुकी है अपने काम के हवाले से। तो आजकल सियासी काम या हलचल कितनी है? जब सियासी हलचल पहले की निस्बत काफ़ी बेहतर और शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी वो सूरत हाल नहीं है कि हम मजमा नहीं लगा सकते, उस तरीके से गैदरिंग इकट्ठी नहीं कर सकते। और अब ज़्यादातर हम व्हाट्सएप पर रब्ता रखते हैं या फेसबुक पर एक दूसरे की एक्टिविटी को शेयर कर देते हैं। तो बाकी जो आपने अभी जिक्र किया था पीछे, मैं उसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमने एज ए कौम भी एक चीज़ बहुत बड़ी सीखी है इस कोरोना के सूरत हाल में। तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने, इमरान खान साहब ने जो कुछ करना था वो तो किया, लेकिन बज़ाते मैं एक आम शहरी के और पाकिस्तानी शहरी होने की हैसियत से मैंने ये देखा कि कौम में बड़ी अवेयरनेस है। उन्होंने गरीब लोगों की, मुस्तहिक लोगों की इंतहा दर्जे की जो है ना सपोर्ट की है। और कोरोना की सूरत हाल की वजह से जो लोग जॉबलेस हुए थे और जिन लोगों के घरों में राशन नहीं था, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुखर्रर हजरात ने शानदार काम किया है, जो कि काबिल तारीफ़ है और काबिल तहसीन है, और जिसका जिक्र करना मैं ज़रूरी समझता था। एज ए कौम भी हम निखर के सामने आए हैं। कोरोना की सूरत हाल में हमारी कौम ने बहुत शानदार काम किया है, बिल्कुल एक दूसरे का साथ दिया। और जी बिल्कुल, ये हमारे जो भाई हैं, शेफ़ भाई हैं, इन्होंने अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है डाल दिया पैन में, और साथ ही चिकन डाल दी। तो मैं अब डाल रही हूँ शमा कुकिंग ऑयल, और मुझे भाई बताएंगे कि कितना डालना है। ये बस बहुत है इतना, ठीक है जी। और इसके साथ ही जी थोड़ा सा पानी भी ऐड करना है। ठीक है, अच्छा पानी भी साथ डाल देना है, ठीक है जी। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, और साथ ही चिकन ऐड की है, और साथ ऑयल डाला है, साथ ही थोड़ा सा पानी डाल दे ताकि इस पानी में जो है चिकन जो है साथ जिंजर हमने जूलियन कटिंग की है, जिंजर की, ये भी हमने साथ ही डालना है। जिंजर चिकन बन रही है तो ये आपने डालना है इसमें अदरक कटा हुआ बारीक बारीक। और इसके बाद फिर आपको बताएंगे बिल्कुल कि क्या करना है। हम लोग जा रहे हैं छोटे से नाज़रीन वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और आपके कहने पर जनाब मैंने गरम गरम कहवा तैयार कर लिया, वहाँ जाके यही कुछ कर रही थी किचन में, बिल्कुल अदरक का कहवा तैयार किया है कि ताकि जो गला खुश्क हो गया वो ठीक हो जाए। अच्छा जी, बात को दोबारा नहीं होने वाला, अभी आगे बढ़ाते हैं। और आपसे बात हो रही थी ज़मीर साहब के जो है कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जो करनी है, और ये जो दर्द हैं कैसे ख़त्म होंगे। तो एक तो उठाने में जब वज़न उठाते हैं तो उस वक्त आपको ख्याल रखना ज़रूरी है, घुटनों पर वज़न नहीं आना चाहिए, पे आपका वज़न आएगा, ठीक है। उसके अलावा क्या करना है? अभी जैसे आपको बता दिया, आपके पोस्चर आपने कैसे मेंटेन करने हैं, आपने कुछ चीज़ आपने उठना कैसे, मेरे सजदे में आपने
उठना है, रुकू में आपने बैठना है, आपने जब भी कोई चीज़ आपने कैरी करनी है, उठानी है, तो अपनी टांगों को बेंड करके आराम से आप उसको कैरी कर सकती हैं। और दूसरे नंबर पे आजकल मेरे पास भी सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स आजकल जो आ रहे हैं वो शियाटिक पेन के हवाले से आ रहे हैं। आज जो आपको जो कोशिश की जाएगी कि वो लोग जिनको ये तकलीफ़ है मेरी बात को गौर से सुने और उस पर अमल करें और इंशाल्लाह उनको एट अ स्पॉट लेटे लेटे उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। ये जो थेरेपी है 4 कैटेगराइज बेस पे हम लोग करते हैं। सबसे पहले जब आपका दर्द होता है ना, दर्द को ख़त्म करने के पहले हम उसको मैनिपुलेट करते हैं उसको, लाइक आपके जिस्म फॉर एग्जांपल कूल्हे कमर से कूल्हे से दर्द होता हुआ थाइज और पिंडली की तरफ जाता है, आप उसको आराम से हथेली से पहले उसको रब करें, आप उस तमाम हिस्से को रब करें। सेकंड आपके पास अगर हेयर ब्रश है उसके साथ जो ऑक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं उसके भी किया जा सकता है। ये आपको जहां आपको महसूस हो रहा है कि ज़्यादा आपको तकलीफ़ है, आपको एसेस हो जाएगा, वहीं बेहतर है कि कोई भी आप नोकदार मिगे लाइक पेन ऐसे सुई वाली चीज़ें हो मिगे या अपना थंब इस्तेमाल करें, जहाँ तकलीफ़ है उसको सर्कलिंग करें जहाँ जहाँ आपको तकलीफ़ है। उसके बाद सर्कलिंग करने के बाद आपने उसका जो ट्रिगर पॉइंट से आपका जैसे हम आप बोलते हैं ऑक्यूप्रेशर थेरेपी। और मोस्ट पब्लिक क्या होता है कि जब हम खड़े होते हैं, हमारा जहाँ ये ट्राउज़र है, ट्राउज़र के साथ जब हमारा थंब जाएगा दोनों, वो हमारे जो शियाटिक नर्व पे वो जाते हैं। अब उसी को आपने पीछे हाथ ऐसे रख के आपने उसको आपने सर्कलिंग करनी है आपने। ठीक है, ये सर्कलिंग आपने कर लिया, आपने का 2-4 मिनट 5 मिनट आपने क्या होगा, आपका फ्लो आपका सर्कुलेशन आगे बेहतर हो। उसके बाद आप जब बैठे हैं, अब जैसे आपने लेग के ऊपर आपने लेग रखी, अब आपको एग्जैक्ट आपको पेन होगा कूल्हे का, अब उसी को आप इसी तरह से आप रखें। या सेकंड जो चीज़ होती है हमारे पास हार्ड बॉल होती है, हार्ड बॉल सॉफ्ट बॉल होती है। आपको जब बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, आपने उसी कूल्हे वाली जगह पे बॉल रखे, अपने आप को जस्ट फॉरवर्ड बैक करें आप। अब उसी के बाद साथ आपने फिर जो थाइस में पेन होता है उस बॉल के साथ आप खूब उसको मेके फॉरवर्ड बैक करें आप। अब इसी तरह से आपको तकलीफ होती है घुटने के, एक जो घुटना होता है आए इस साइड पे ये कॉमन पेरियोनल नर्व होती है, इसी के साथ फिर ज़्यादातर लोगों को जो हर्ट होता है ना वो होती है लेग पे, ये पिंडली पे। अब इसी तरह से पिंडली पे आपने उसको पहले दोनों हाथों से ये रख के आप उसको थोड़ा सा रिलैक्स करें, उसको दोनों हाथों से लाइक उसको रिलैक्स करें। रिलैक्स करने के बाद फिर बॉल के साथ उसको खूब उसका मसाज करें। जो कहते हैं कुड़वल का लफ्ज़ सुना है आपने? कुड़वल जो है ना बेसिकली क्रैम्प्स हम बोलते हैं, क्रैम्प्स होती है डेफिशिएंसी पे होते हैं, मोस्टली हमारे कैल्शियम और पोटाशियम डेफिशिएंसी बेसिस पे होता है ये। अब उसके लिए जो प्रेग्नेंट खवातीन होती है उनको ये बहुत ज़्यादा मसला होता है, और जो वीक होते हैं, ये 2 चीज़ें मैंने नोट की हैं प्रेग्नेंट खवातीन को। अब देखो उसमें फोलिक एसिड का इस्तेमाल मेडिसिन बोलते हैं। अब ये अगर केले का ज़्यादा इस्तेमाल करें, खजूर का, केले और खजूर का गर्म मिल्क शेक पिएंगे आप तो कुड़वल आपके ख़त्म हो जाएगी। बट डिपेंड करता है कि आया कि वो ओल्ड एज में है या उसकी आप ओवर एज डिपेंड की जाती है कि अच्छा। अब इसके बाद जब आप बॉल को आप अच्छी तरीके से आप ये चूँकि आजकल एक कॉमन है, हर दूसरे बंदे को ये तकलीफ़ है, और उसको अच्छी तरीके से आप मसाज करें। फिर पाँव को फुल पाँव को नीचे करें, ऊपर करें, नीचे करें, ऊपर करेंगे। अब जैसे हम टेबल के ऊपर हम खड़े होकर पाँव को हमने पीछे कर लिया इस तरह से लाइटेड, और पाँव को नीचे ऊपर करें आप। अब उसी से क्या जो स्टिफनेस है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हम आ जाते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमने शुरुआत हमने कहाँ से करनी है? अब हम बैठे हैं, अपने कंधों को सीधा किया होगा, अब हम इस पे कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल स्ट्रेटन है। जब हम कुब निकालते हैं, ज़ाहिर बात है आपका इस सर्वाइकल एरिया शुरू कब होता है? जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ऑफिस वर्क करता है, कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है, या ऑफिस वर्क में कोई भी काम करता है, अब उसमें क्या होता है कि वो सारा दिन एक ही पुअर पोस्टर में बैठे रहते हैं। पुअर पोस्टर बैठने की वजह से उनकी अपर ट्रैप्स बहुत ज़्यादा टेंडर रहते हैं और लोअर बैक बहुत ज़्यादा टेंडर रहती है। अब उसके लिए उन्होंने अपनी आदत बना लें, अपने जब भी अपने कुब निकाले इस तरह से कर्व और स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेच करें। ये आपने ट्यूब में करना है, आपने 2 सेकेंड 5 सेकेंड और 10 सेकेंड, ये इसकी खूब प्रैक्टिस। जैसे आपने 30-40 टाइम आपने डाउन अप हो गया, उसके बाद आपने इसको होल्ड करना है ताकि लोअर बैक मसल्स आपके मजबूत हो। ठीक है। और कुछ रह गया? इसके बाद आपने कर लिया, उसके बाद आपने सोए में दोनों पंजों को, एड़ियों को अपनी तरफ खींचे, फुल नीचे और फुल आप ऊपर कर लिए। अब सर जो टॉपिक हमारा था वो था नी ट्रबल के हवाले से। नी ट्रबल सिंपल सा है कि आपका जो फीमर बोन है, इधर आपने दोनों हथेलियों को रखना आप, और इसको फॉरवर्ड बैक आपने करना है ये, और जो घुटनों की साइड्स हैं इसी तरह से इसको फॉरवर्ड बैक आप करें। अब जैसे हम बैठे हैं, ये आपके आई आपको महसूस होगी, ये गैप्स होती है। अब इसी को अपने घुटनों के अंदर ये जो ट्रिगर पॉइंट्स हमारा आपको प्रेशर थेरेपी से, इसको पहले प्रेशर देना है। प्रेशर दे से आपने क्लॉकवाइज मूव किया और आपने एंटी क्लॉकवाइज किया। अब इसके बाद जस्ट आपने इसको प्रेस किया और रिलैक्स किया। कुछ एक्सरसाइज रह गई हैं जो हमने बाद में आपसे सीखी है, इंशाल्लाह दोबारा आपको इनवाइट करेंगे और आपसे बहुत कुछ जानना है, मज़ीद एक्सरसाइज, और पूरा प्रोग्राम एक्सरसाइज पे रखेंगे।
और मैं भी करूँगी साथ एक्सरसाइज। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज। आपसे जानते हैं आपके क्या प्लानिंग है, आगे क्या करना है, आपने क्या फ्यूचर प्लान सोचा है आपने? जी, तहरीक इंसाफ ने अभी मुझे असाइन किया है सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर के हवाले से मुल्तान सिटी में। तो उस हवाले से मैं मखदूम शाह कुरैशी साहब का, अपने MNA वज़ीर ख़ारजा साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, और हमारे सिटी के जो सदर हैं अदनान डोगर साहब और जनरल सेक्रेटरी हाजी सैयद बाबर शाह साहब, उन्होंने मुझे अपॉइंट किया। बेसिकली मेरी जो अपॉइंटमेंट है वो मेरे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो हैं सिटी के शहबाज कुरैशी साहब, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है। सिटी की जो रेलिवेंट एक्टिविटीज़ होंगी, जो पार्टी नैरेटिव होगा, उसे मैंने सोशल मीडिया के थ्रू, प्रॉपर चैनल्स के थ्रू, मुख्तलिफ ग्रुप्स के थ्रू उसे पार्टी के नैरेटिव को सर्कुलेट करना है। और आगे जाके जो मेरा प्लान है वो ये है कि मैंने इंशाल्लाह अपनी यूनियन कौंसिल से तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हुए इंशाल्लाह इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना है। गो आप आयशा साहिबा, आपके भी ख़ानदान से बहुत सारे लोग इलेक्शंस लड़के हैं इंशाल्लाह ज़रूर। तो इंशाल्लाह आपकी दुआओं से इंशाल्लाह यंग लोग आए, अच्छी बात है, आगे आना चाहिए, और जो है अच्छी उम्मीद के साथ यूनियन कौंसिल 43 से इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चली किचन में, और जी बिल्कुल कैसर जो है, कैसर हमारे भाई जो है हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो जिंजर चिकन जो है लगता है रेडी हो चुकी है, और जी बिल्कुल बिल्कुल कैसर दिखाएंगे चिकन बनी हुई कैसी लग रही है और तैयार हो चुकी है। तो इसको जो है इसमें बिल्कुल पैन में आप रखेंगे ताकि हमारे नाज़रीन को दिखाएं कि जिंजर चिकन जो है ये देखिए, तो बड़ी मज़े की लग रही है, देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, और यकीन जब टेस्ट करेंगे तो जिंजर चिकन जो है एक ख़ास जो है अदरक की जो खुशबू है वो आपको आएगी। फ्रेश जो है आप डालेंगे अदरक, तो फिर जो है थोड़ा चेंज भी हो गया ना, रोज़ चिकन तो बन रही है, मैं भी सोच रही थी आज मैं भी जाके ट्राई करूँगी। तो चिकन तो हम सिंपल बना रहे हैं, लेकिन अगर जिंजर डाल देते हैं, अदरक डाल देते हैं, और अच्छी खासी अदरक डाली है मेरे सामने, तो फिर जो है ख़ास अरोमा भी आएगा, खुशबू भी होगी, और एक अलग जो है मुनफरिद जो है जायका भी आएगा। तो मैं टेस्ट करने जा रही हूँ, तो टेस्ट करके आपको बताते भी हूँ। पहले दिखा दो, ये देखें, ये मज़े की जो है चिकन ये तैयार हो चुकी है। मज़े की है, फिर गरम है, लेकिन जिंजर की जो खुशबू है वाकई वो आ रही है, और अलग है टेस्ट। थोड़ा गरम है इसलिए बात करने में थोड़ा मुश्किल हो रही है मुझे, लेकिन गरम खाने का अपना ही मज़ा है। गरम पराठा, रोटी हो, पराठा हो, गरम खाना हो, तो फिर तो क्या ही बात है। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्त पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रखिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और हमारे साथ जो बिल्कुल गेस्ट आ चुके हैं जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ हैं शहजाद अफजल साहब हैं जो कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, और इसके साथ ही केयर टेकर हैं मुल्तान कैटल मंडी के। इनको हम वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी, खैर खैरियत आफियत के साथ हैं। और जी कैटल की जब हम बात करते हैं तो बहुत कुछ आपसे जानना है। ईद आने वाली है, मंडियाँ दिख नहीं रही, तो कहाँ से जानवर लेंगे, इस हवाले से भी आपसे जानेंगे। उससे पहले जो है जानते हैं स्टेट ऑफ जो है आज कैटल जो है मार्केट के हवाले से कुछ जानते हैं, बनाई जा रही है, कहाँ बन रही है, कुछ बताइए हमारे नाज़रीन को बताइए। ये जंगल जसवंत सिंह अड्डा बेली वाला के नाम से मशहूर है, और मुजफ्फरगढ़ बाईपास और बहावलपुर बाईपास के पास है। तो अब ये 43 एकड़ पर ये मंसूबा है, फेज़ 1 में चल रहा है, लेकिन ये इसको एक्सटेंड करके 100 एकड़ पर ये लेके जाना है हम लोगों ने ना। ठीक है। तो वहाँ पे अब वहाँ पे जो है 44 शेड्स वगैरह बन रहे हैं जदीद किस्म के, और वहाँ पे मिस्ट फैंस लगेंगे जानवरों के लिए, क्योंकि हॉट वेदर है मुल्तान का। ठीक है। अच्छा, दूर नहीं है क्या आपको लगता है? थोड़ा शहर से, आबादी से थोड़ा दूर हो जाएगा, बिल्ली वाला जो है थोड़ा साइड दूर हो जाता है, तो लोगों की अप्रोच कैसे होगी, कुछ ये भी बताइए। नहीं, बेसिकली तो जब भी कोई प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी बनती है ना, उसके 3 पहलुओं पे गौर किया जाता है। ठीक। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि लोग पहुंचेंगे कैसे। हाँ, वहाँ पे सबसे पहले तो अप्रोच होती है कि लोगों की अप्रोच, रसाई किस तरह मुमकिन वहाँ पे होगी। ट्रांसपोर्ट की जो है फैसिलिटी है। ठीक है। एक तो है मोटरवे है,
दूसरा हमारा लिंक रोड है बहावलपुर का बाईपास का, तीसरा है मुजफ्फरगढ़ बाईपास का। ये इसके सेंटर में ये वाक़या है। ठीक है। रही बात आबादी की कि आबादी से दूर है, तो आबादी से दूर ही प्रोजेक्ट जितने भी किए जाते हैं जिसमें इंडस्ट्रीज़ के हवाले से जो भी होते हैं वो आबादी से दूर ही बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ताकि एनवायरनमेंट जो है वो फ्रेंडली रहे। बिल्कुल। तो इसलिए एक तो इसके लिए जगह काफ़ी ज़्यादा दरकार थी, और ये करीब तरीन ही वाक़ है मुल्तान शहर से, ठीक है, दूर नहीं है। और इसके दूसरे पहलू में देखा जाता है कि जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उससे हमें रेवेन्यू कितना जनरेट होगा। ठीक है। क्या जो रेवेन्यू हम जनरेट करेंगे उसके साथ साथ जो एक्सपेंस हम लोग कर रहे हैं क्या वो भी मीट कर पाएंगे, कहीं ये बोझ तो नहीं बन जाएंगे। बिल्कुल। तो ये 3 पहलुओं पे फिजिबिलिटी जो स्टडी होती है उस पे की जाती है। ठीक है। तो इसके लिए एक पूरा एक सर्वे, फिर उस पर एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनी है, फिर PNW डिपार्टमेंट है, वहाँ से इसको अप्रूवल हुई है और उसके बाद ये अब रन की गई है। ठीक है। अच्छा, मेन तो है कि साफ़ सुथरा माहौल भी मिले लोगों को। और अच्छा, ये तो आपकी तो अलहदा हो गई कि इतनी फिजिबिलिटी होनी चाहिए, ये रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए, ये तो एक अलग बात है। लेकिन अवामी जो है इतने सहूलियात या सहूलत वो क्या क्या होगी, लोगों को क्या सहूलत होगी जो आएंगे मंडी मार्केट में, जो लगाना चाहते हैं, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो वो कैसे बनेंगे, वो कुछ बताएं इस हवाले से। जी, ये एक यूँ कह लें कि फ्यूचरिस्टिक जो है ना उसको मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ें बन रही हैं। 1 विंडो जो है ना वहाँ पे सारे ऑपरेशन होंगे। ठीक है। वहाँ पे रहने के लिए डॉर्मेट्रीज वगैरह बनाई गई हैं। खाने के लिए एक स्टैंडर्डाइज किस्म के फूड कोर्ट्स होंगे। अच्छा, गुड, ज़बरदस्त। और उसके लिए फिर सेमिनार्स के लिए वहाँ पे हॉल बनाए गए हैं लोगों को आगाही मुहिम के लिए। उसके अलावा फिर मॉस्क है, फिर उसके अलावा डिस्पेंसरी ह्यूमंस के लिए अलग से है और जानवरों के लिए वेटरनरी हॉस्पिटल अलग से है। ठीक है। फिर अबॉर्टर है वहाँ पे, अगर कोई जानवर वहाँ पे ज़िबा खाना जिसे कहते हैं वहाँ पे वो भी सिस्टम वहीं पे है, स्लाटर हाउस जिसे कहते हैं, ठीक है, वहाँ पे है। फिर इसके साथ ऑफिस भी वहीं पे होगा मंडी का, वहीं पे लोग होंगे। फिर शेड के साथ आपको वहाँ पे जानवरों के रहने के लिए वहीं पे छाँव 24 घंटे यानी कि दरकार है। ठीक है। प्रोजेक्ट के लिए इसके लिए लाइट का इंतज़ाम है, पूरा लाइट्स का सिस्टम है। यूँ कह लें कि एक मिनी कॉलोनी जो है ना जिस तरह के कैटल्स के लिए बात की जा रही है। अच्छा, ये सोच बहुत देर से आई है और ये वैसे तो मंडियाँ यहाँ भी हैं, बकर मंडी भी है, दूसरी भी है, और जो हालत है मैं कहती हूँ कि मैं गई हूँ बहुत पहले, और जो हालत है और जो बैड स्मेल है, और जो वहाँ आते हैं बेचारे जो मार्केट में मंडी लगाते हैं उनके लिए बड़े मसाइल होते हैं। बाहर से दूर दराज लोग आते हैं, ना रिहाइश है, और बेचारे जो है खुले एरिया में जो है जानवर लेके फिर रहे होते हैं, इधर उधर फिर रहे थे। ज़्यादातर तो ईद उल अज़हा पे ही लोगों के ये सिलसिला होता है ख़रीदो फरोख्त का। तो ये चीज़ जो है बड़ी काउंट करती है कि अब सिचुएशन पर भी आएंगे कि एक्चुअल सिचुएशन है क्या। चलो ये तो अच्छी बात है, इन फ्यूचर जो है मार्केट बन रही है और अच्छी खबर है, मैं कहती हूँ अच्छी न्यूज़ है। चलो जी, लोगों को सहूलत भी मिलेगी, तो कितना फ़ायदा उठाएंगे कि आप समझते हैं लोग जो है इससे, कितना जो आएंगे यहाँ या अपने मवेशी लेके आएंगे उनको कितना फ़ायदा होगा इस मंडी से? पहली बात तो यह कि जी ये 2014 में मनसूबा लॉन्च हुआ था पूरे पंजाब के लिए। उस वक्त 9 डिवीज़न है तो 9 के 9, लेकिन गवर्नमेंट के पास चूँकि आपको भी पता कि फंड्स इतने अवेलेबल नहीं होते कि फौरी तौर पे सारी चीज़ें जो हैं बन जाएं। बिल्कुल। ये मनसूबा शुरू हुआ था जिस सबसे पहले लाहौर कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी के अंडर शेखुपुरा में जो है ये एक मॉडल मार्केट पहली डेवलप की गई। उसके बाद दूसरी फैसलाबाद में की गई, तीसरी फिर अटक में, चौथी फिर साहिवाल में। अब मुल्तान चूँकि एक हब की हैसियत है, बहुत कम लोगों को ये इल्म है कि ये मुल्तान वाहद मंडी है जहाँ से थ्रू आउट जो है एक्सपोर्ट जो है ना जानवर होता है। बिल्कुल। यहाँ से आप कोयटा जाएंगे ईरान के लिए, पेशावर जाएं अफ़गानिस्तान के लिए, कराची जाएं वहाँ से दुबई के लिए, इवन कि अभी मलेशिया के साथ भी गवर्नमेंट का भी हुआ है कि जानवरों के लिए जो है ना हमें वो चाहिए चीज़ें एक्सपोर्ट के हवाले से। अच्छा, मुल्तान साउथ पंजाब की नहीं सिर्फ एशिया की भी बहुत बड़ी मंडी है। यहाँ पे इन्फ्लक्स सिर्फ ईद उल अज़हा पे नहीं होता, रेगुलर मंडी है और जुमे वाले दिन ये शाम को ऑलमोस्ट शुरू हो जाती है और संडे नाइट्स तक रहती हैं। लेकिन इस जदीद जो हम लोग कह रहे हैं कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट जो बन रही है मंडी, ये 7 डेज़ अ वीक होगा।
ये 24 घंटे रन होगी, 24 घंटे के लिए स्टाफ भी अवेलेबल होंगे, मंडी भी होगी। जबरदस्त। इसका जो आइडियोलॉजी वो ये है कि अगर किसी बंदे को किसी वक्त भी कुछ भी चाहिए हो तो वो अवेलेबिलिटी उसकी कैसे की जा सके, ठीक है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये एक जो था प्रोग्राम शुरू किया गया है। अच्छा, ये अब जो बन रही है डिवीज़न में मॉडल मार्केट, जिस तरह एक कॉलोनी बनती है तो उसमें एक मॉडल हाउस बनता है, बिल्कुल, फिर उसके बाद बनाते हैं, बताते हैं कि जनाब इसी तरह की ये सारी कॉलोनी डेवलप की जाएगी। तो ये सिर्फ अभी मुल्तान तक महदूद नहीं है। मुल्तान हमारा एक डिवीज़न है, डिवीज़न में एक मेन ये बन रहा है, उसके बाद हम लोग फिर अगली फिजिबिलिटी हमारे पास तैयार हैं, ठीक है। अब उस पर भी काम हो चुका है। इस नई गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा जो है इस पर वर्कआउट किया है और इसको रन किया। अच्छा, रेवेन्यू जनरेट होगा, साथ माहौल साफ रहेगा, माहौल की बहुत ज़्यादा अहमियत है, इस पर बात भी करते हैं। और हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र हुसैन तनवीर साहब हैं, जो कि साबिक वाइस चांसलर शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज हैं। इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। कैसे हैं आप? अल्लाह के एहसान है, शुक्र है, ठीक बहुत गर्मी है बाहर। हाँ, काफ़ी गर्मी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आजकल गर्मी है और इस हवाले से बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। बिल्कुल। और गर्मी से बचने की, अपना पानी पूरा रखने की, और नमकियात ज़ाया होने से बचने की, और सन स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक से बचने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, माहौल की तब्दीली पर बात हो रही है। जैसे माहौल की बात हो रही थी तो मंडियाँ जो है बाहर लग रही हैं, शहर से दूर जो है, और अच्छी मार्केट मिल जाए लोगों को तो और क्या चाहिए। तो माहौल बड़ा असर अंदाज होता है हमारी लाइफ पे, कह दें, या हमारे माशरे की बात जब हम करते हैं तो माहौल की तब्दीली जो है इंसान की सेहत पर किस कदर असरअंदाज होती है, आप क्या समझते हैं इस हवाले से? यकीनन हमारे यहाँ मेडिकल में कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हाँ, बिल्कुल, कि एहतियात इलाज से बेहतर है। और अगर माहौल और दूसरी तमाम इस तरह की एहतियातें हम अपना लें तो यकीनन हम बीमारियों से बच सकते हैं। माहौल की सफाई सुथराई और एयर कंडीशनिंग ये बहुत ज़रूरी है हेल्थ के लिए। आजकल कुदरती तौर पे ऐसा हुआ है कि ये जब से कोविड आया है पूरी दुनिया बंद रही है और बहुत सारी कसावतें वैसे दूर हो गई हैं। बारिशें हुई हैं आजकल। हाँ। नहीं है, जब से दोबारा से स्टार्ट हो गई आमदो रफ्त तो ये चीज़ें थोड़ी बारिश उससे फिर कुछ हालात ख़राब हो रहे हैं। लेकिन मैं पहले की बात कर रहा हूँ कि फैक्ट्रियाँ बंद रहीं, कारखाने बंद रहे, आपकी ट्रांसपोर्ट बंद रही, और इससे जितनी कसावतें थीं, जितनी गिलाजतें थीं और जितना धुआं था वो सारा रुक गया, और इस तरह माहौल काफ़ी साफ़ हो गया जो परागंदा था। लेकिन अब बारिशों की वजह से हमारे यहाँ यकीनन इस तरह के हालात पैदा होते हैं। और ये जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं और इस तरह के हमारे नुमाइंदे हैं, अगर ये प्रायर बंदोबस्त कर लें पानी के निकास का, और नाले साफ़ कर लिए जाएं शहरों के, और निकासी आपका सारा बंदोबस्त कर लिया जाए तो बहुत हद तक इसमें इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। और आबो हवा चेंज करना बहुत ज़रूरी है। जी। तो अब तो आबो हवा भी नहीं चेंज कर सकते। पहले होता था कि यार फला जो है हिली एरिया में चले जाओ, वहाँ घूमाओ, वहाँ, क्योंकि अब तो कुछ भी नहीं। कोविड-19 जब से आया है तो लोगों को मना कर दिया गया, लोग नहीं जा रहे, खुद भी एहतियात कर रहे हैं। तो आबो हवा की चेंज जो है वो कितना ज़रूरी है, ये कुछ इस हवाले से बताइए। माहौल की तब्दीली, यकीनन माहौल की तब्दीली। और लोग पहले काम से उकता जाते थे तो कहा जाता था कि आप तफरीह के लिए ज़रा चेंज करें, दूसरे शहर चले जाएं, हिली एरियाज़ में चले जाएं। लेकिन वो उस वक्त था जब काम की ओवरलोडिंग थी, काम बहुत ज़्यादा था और लोग बहुत उकताहट का शिकार थे। अब तो घर पे हैं माशाल्लाह, और घर में बेशक एक और तरह की उकताहट होती है, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि ये गनीमत है कि कुछ ऐसा उन्हें मिल गया बच्चों के साथ बैठने का, काम करने का, छुट्टी, घर में बैठना, घर के माहौल में काम करना। हाँ जी, तो मजे के माहौल में थे। क्या माहौल चेंज करना तो अल्लाह का फरमान है कि हर हाल में शुक्र अदा करो। जी बिल्कुल, और शुक्रगुजार बंदा बनना चाहिए। हम हर चीज़ से फ़ौरन उकता जाते हैं। अगर घर के लिए टाइम मिला है तो भी हम शिकायत करते फिरते हैं, जी बंधे पड़े हैं, बाहर नहीं निकलने दिया जाता। ये भी गनीमत है। और चंद हफ्ते और उसके बाद मेरा ख्याल है इंशाल्लाह निज़ाम खुलने वाला है आहिस्ता आहिस्ता। और बेशक हमें एहतियात और SOPs के साथ बाहर निकलना होगा, लेकिन इंशाल्लाह कारोबार, स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस, सारी चीज़ें इंशाल्लाह एक आध। अच्छा, आज यही बात हो रही थी जब मैंने स्टार्ट किया, तो मैं सोच रही थी यही पूछते हैं कि कितना चेंज आया कोविड-19 की वजह से हमारी ज़िंदगियों में, और हमने क्या क्या सीखा। तो बात वही है कि हम लोग वाकई नाशुक्रे हैं। पहले हम रोते थे यार टाइम नहीं मिलता, फैमिली टाइम नहीं है, जॉब पे जा रहे हैं, काम, छुट्टी नहीं मिल रही। इतनी लंबी छुट्टियां मिली लोगों को,
हमें नहीं मिली, सीधी सी बात है, हमें नहीं मिली। हम लोगों ने बहुत काम किया और रूटीन वाइज रमज़ान ट्रांसमिशन भी किया और करते आ रहे हैं थ्रू आउट, तो हमें नहीं मिली छुट्टियाँ। लेकिन रूटीन वाइज इनको होती हैं, ऑफिस के काम घर में आए तो रिलैक्सेशन वाला माहौल तो मिल गया। आप अपने मज़े से बैठे हैं, गर्मी से बचे हुए हैं, बाहर काम नहीं करना पड़ रहा, आपको घर बैठे जो है पे मिल रही है, तनख्वाह मिल रही है, और क्या चाहिए, शुक्र अदा करें और क्या। तो फिर हम कहते हैं हम उकता गए हैं। तो ये तो हाल है, किसी हाल में हम लोग खुश नहीं होते। अच्छा जी, बात करते हैं हम शहजाद अफजल साहब से, इनसे जानते हैं कि जो है मुल्तान में कितने कैटल मार्केट्स हैं जो कि जो है ऑपरेशनल हैं, जो काम कर रही हैं, उस हवाले से आगाह कीजिए हमें थोड़ा सा। ईद उल अज़हा के अलावा जो है हमारे यहाँ कैटल मार्केट मुल्तान डिवीज़न में 9 हमारे पास टोटल कैटल मार्केट्स हैं जो कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर चल रही हैं। उसमें मुल्तान में 2 हैं, सामुराना और जंगल जसवंत सिंह वाली। इसी तरह खानेवाल में एक है, लोधरा में 2 हैं लोधरा और दुनियापुर में। बिहाड़ी डिस्ट्रिक्ट में हमारे 4 हैं, एक लोडन में, एक माछीवाल में, एक जमलेरा और एक गग्गो में। अब ईद उल अज़हा के हवाले से हमारी एक बड़ी मंडी है जो सबसे जंगल जसवंत सिंह मुल्तान की, वो रन होगी। कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी उसको देखेगी। एक दुनियापुर में होगी और इसके अलावा 4 हमारी जो होंगी गग्गो, जमलेरा, माछीवाल और लुडन। ये हमारी 6 जो हैं एक्टिव होंगी कैटल मार्केट्स। इसके अलावा जो भी सेल पॉइंट्स डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स वगैरह लगा रही है, जितने भी हैं वो सारे उन्हीं के अंडर होंगे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है उसकी लुक आफ्टर वो करेगी। जो सेल पॉइंट है जैसे बात की जा रही है लगाए जाएंगे, और हर कोई जो है मंडियों तक इतनी दूर नहीं जाता, जो एक हकीकत भी है, बहुत दूर दूर हैं, शहर से थोड़ा थोड़ा बाहर है। और जो है तो मैं जानना चाहूँगी सेल पॉइंट जो लगाए जाएंगे उनका कैटल मार्केट या कंपनी से कोई ताल्लुक होगा या नहीं होगा, कुछ उस हवाले से बताइए। जी नहीं, वो डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर होंगे। डीसी साहब हर ज़िले में देखेंगे और उनको जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है वही उनकी लुक आफ्टर करेगी। ठीक है। अभी हमारे यहाँ पे जो है मुल्तान डिवीज़न के डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के हवाले से 6 कैटल मार्केट्स जो हैं सेल पॉइंट्स जो लग रहे हैं। एक लग रहा है हमारे पास इधर फातिमा जना टाउन है, दुनियापुर रोड के उस तरफ, एक बाबर चौक है, एक बिहाड़ी रोड पे है, इसी तरह हेड मोहम्मद वाला वाली साइड पे है और एक शुजाबाद उस साइड पे है। तो ये तो हर साल आई थिंक इन्हीं इलाकों में लगते हैं। ये नहीं, अब ये इन इलाकों से चेंज हो गए हैं क्योंकि SOPs के हवाले से शहरों से दूर, ताकि गैदरिंग कम हो, लोग ज़्यादा जमा ना हो। पहले तो ये था कि हर सड़क पे ही मंडी लग रही है, हर जगह पे मंडी लग रही है और लोग भी धड़ाधड़ी आ रहे हैं, ऐसे मजमा लगा हुआ है, रोड ब्लॉक्स हुए पड़े हैं। तो अब SOPs जो है हमारी नेशनल कमांड एंड अथॉरिटी ने जो बनाए हैं उसके अंडर जो है अब कोशिश कर रहे हैं कि शहर से दूर और जगह जो है थोड़ी सी वाफर हो, तो उसके तहत जो है मंडियां लगे। तो हर डिस्ट्रिक्ट में जो है डीसी साहब जो होंगे उसकी लुक आफ्टर करेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की है और उनके साथ जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस हैं वो उनके साथ ये काम करवाएंगे। अच्छा, बहुत सारी अफवाहें भी गर्दिश कर रहे हैं कि लोग इस बार मंडियाँ नहीं लगेंगी, कोरोना है तो ये है, तो इस तरह की सिचुएशन भी सुनने में सेल पॉइंट की बात की जाती है। मंडियाँ तो वो हैं जो मखसूस हैं, जो लग रही हैं, पहले भी वही है। तो यही कहा जा रहा था कि यार सेल पॉइंट नहीं होंगे तो लोगों के लिए थोड़ा था कि यार हम कैसे लेंगे, जानवर तो लेना है कुर्बानी के लिए, तो ये थोड़ा क्लियर कर लें। तो ऐसा कोई है तो नहीं था, पहले था प्लानिंग में कि ऑनलाइन सिस्टम के तहत जो है सारी मंडियां जो भी हैं ये ऑनलाइन का था और फिर वही कहा जा रहा था ऑनलाइन में दिखाया कुछ जाता है और दिया कुछ जाता है, वो वाला हाल होता है अक्सर। ये तो मैंने हासिल कौम ही है ना हम लोग, तो लेकिन कुछ चीज़ें जहाँ पे खैर होती है वहाँ पे शर भी होती है। बिल्कुल। तो इसलिए हमें वो कहते हैं ना कि बुराई है तो अच्छाई भी है, तो अच्छाई को जो है हमें उस उजागर करना चाहिए उस पहलू को ना, बजाय इसके कि बुराई की तरफ जाएं। एक सबसे बड़ा जो है ड्रॉबैक है हमारी पाकिस्तान का कि इसमें एजुकेशन लेवल जो है ना बहुत पुअर है। बिल्कुल। और हम लोग जो बंदा अपना नाम लिख ले या पढ़ ले ना उसको खानदा में ही शुमार करना शुरू किया हुआ है, जबकि अब जो तरक्की याफ्ता जितने भी ममालिक हैं वहाँ पे वो कहते हैं जो बंदा इंटरनेट का इस्तेमाल ना करना जानता वो पढ़ा लिखा नहीं है, चाहे वो उसने PhD क्यों ना किया हो। तो ये डेफिनेशन भी जब से एजुकेशन की तब्दील हो गई, अगर वो उसको पाकिस्तान में लागू किया जाए तो शायद हो सकता है 1-2% ही रह जाए हम लोग। तो क्या अगर सोशल मीडिया के थ्रू इस बार जानवर फरोख्त किया जाते तो कुछ नया चेंज नहीं आता, ट्रेंड चेंज नहीं हो जाता? प्रोफेसर साहब क्या आप समझते चेंज ना हो जाता? नहीं, बात वही आ गई ना कि लेकिन इसके बैकग्राउंड में ये है कि 100% लोग किस तरह फैसिलिटेट होंगे, जबकि तालीम नहीं है। बिल्कुल।
हमारे लाहौर डिवीज़न ने अपना ऑनलाइन जो सिस्टम है वो मुतारफ़ करवाया है कि ऑनलाइन सिस्टम पे जिस तरह आपने पहले बात की, दिखाया कुछ जाता है, डिलीवर होता है तो कुछ और निकलता है। तो इस सारे सेगमेंट में भी है। तीसरी बात है, इनर सेटिस्फेक्शन भी नहीं होती जब तक इंसान खुद देख ना ले। अब हर बंदे की मजहबी फरीज़ा है, अदा करना है, कुर्बानी करनी है, और जो है बिल्कुल उस पर जो है हम पैसे भी लगा रहे हैं, तो लाजिमी बात है हर बंदा चाहता है यार अच्छी कुर्बानी हो जाए, अल्लाह ताला इसको कबूल और मंजूर फरमा ले। तो हर किसी की तो ये कोशिश होती है, लेकिन तो फिर देखकर जो है वो बेहतर समझते हैं। इस पर बात मज़ीद करते हैं, क्या SOPs होनी चाहिए, क्या की जाएंगी, क्या अमल करेंगे लोग या नहीं करेंगे। प्रोफेसर साहब आपसे बात करते हैं। और शदीद गर्मी है, लो है, और इसमें ग़ज़ाई ख़राबी आपके सामने है, खाने ख़राब हो जाते हैं, जहनी दबाव में लोग शामिल हो जाते हैं, तो जहनी दबाव भी है, गैर मामूली जो है मैं कहती हूँ इजाफा हो जाता है गर्मियों में, जहनी दबाव में भी, और बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या करना चाहिए इस मौसम में, इस मौसम से कैसे बचा जाए, क्या एहतियात की जाए, क्या ख्याल रखा जाए, आप क्या समझते हैं? इस सख्त मौसम में जहाँ टेम्परेचर 40 और 50 के दरमियान नॉर्मली रहता है, यहाँ इन इलाकों में खुसूसन जनूबी पंजाब में हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। बिल्कुल बाहर निकलना बिला ज़रूरत बहरहाल इस मौसम में मना है। SOPs के बगैर भी वाकई नहीं निकलना चाहिए, लेकिन इंतहाई अशद काम के सिलसिले में आप निकलें, और आप सर ढाँप के निकलें, पानी अच्छा पी के निकलें, और अगर हो सके तो पानी साथ रखें, क्योंकि किसी वक्त भी जब पानी की कमी होती है तो फिर सेहत ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और तेज़ धूप से बचें, सायादार जगह पे रहें, और कोशिश करें कि अगर आपको मजबूरी है और बाहर काम करना है, किसी सायादार जगह में बैठने की कोशिश करें, और वक्फे वक्फे से पानी अपने पीते रहें ताकि डिहाइड्रेशन ना होने पाए। इस मौसम में सबसे बड़ी जो ख़तरनाक इस वक्त एलिमेंट हो सकती है वो डिहाइड्रेशन है, यानी पानी की कमी। वो डायरिया की सूरत में हो सकती है, फूड पॉइजनिंग की सूरत में हो सकती है, या कोई और वजह भी हो सकती है कि आपको उल्टी मतली और ये वो आए। तो नमक और पानी की कमी जब होती है तो ब्लड वॉल्यूम कम होता है, फिर ब्लड प्रेशर कम होता है। जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो फिर आपके सारे सिस्टम बैठने लग जाते हैं, और फिर यूं इंसान बेहोशी की तरफ जाता है, और इसे हीट स्ट्रोक या सनस्ट्रोक कहते हैं। अच्छा, जी, तो ये जो हमने पहले एक सवाल आपने किया था कि हमने सीखा क्या है इस कोविड-19 से, हमने 3-4 बातें तो बड़ी अहम सीखी हैं। सबसे पहले जो बात हमने सीखी, और उलमाए कराम और हमारा दीन बहुत हमें ये तालीम देता रहता है, लेकिन शायद हमने अहमियत का अंदाज़ा नहीं किया, लेकिन अब हमें ये इस वायरस की वजह से ये अंदाज़ा हुआ कि ज़िंदगी बहुत आर्जी है, बेसबाती हयात का हमें एहसास हुआ है। और ऐसा लगता है कि आज हमारे प्यारे दोस्त करीबी ये जा रहे हैं और कल हमारी बारी है। पहले शायद इक्का दुक्का जब अमवात होती थी तो हम असर नहीं लेते थे, लेकिन एहसास ही नहीं होता, बिल्कुल। लेकिन अब तो हर घर में या हर मोहल्ले, हर कॉलोनी में और इस तरह के वाक़यात जब हो रहे हैं तो इंसान को एहसास हुआ है, और खुदा की तरफ आदमी मुतवज्जे हुआ है। ये बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, रूहानी की तरफ, इस्लाम की तरफ और दीनियात की तरफ मुतवज्जे हुआ है, और ये मेरा ख्याल है बहुत अच्छी बात है। दूसरा ये कि सफाई और ये तहारत और यानी सफाई सुथराई की अहमियत का एहसास हुआ है कि इससे बीमारियां फैलती हैं, इससे वायरस भी फैलता है। हमें हाथ साफ़ रखने चाहिए, हमें जिस्म साफ़ रखना चाहिए, हमें गिलाज़तों से, हमें कसाफ़तों से और हवा से मुँह ढाँप के रखना चाहिए। लोगों से भी बिला ज़रूरत इख्तिलात तो इंबिसात नहीं रखना चाहिए। ये चीज़ हमने दूसरी सीखी। तीसरी जो बहुत बड़ी बात सीखी है वो ये कि हम घर बैठे भी रोज़ी कमा सकते हैं, और दफ्तरों में जाए बगैर हम काम कर सकते हैं, स्कूलों कॉलेजों में जाए बगैर तालीम जारी रख सकते हैं। मुझे खतरा ये है कि अब आइंदा बहुत सी कंपनीज ने जिन पर बर्डन था लेबर का, वो शायद अब शट डाउन करेंगी और ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ों को आगे भी आजमाने की कोशिश करेंगी। तो ये एक माशरे के लिए नुकसानदेह होगा। लेकिन जैसे अभी कहा जा रहा था कि ऑनलाइन यानी इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत बढ़ा है, और उसकी सेंस पैदा हुई है। जिन लोगों ने नहीं सीखा था आजकल शायद वो सीख रहे हैं। आए रोज़ यहाँ ऑनलाइन वेबिनार्स हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं हर रोज़, यानी मुख्तलिफ़ औकात में और मुख्तलिफ़ इदारों की तरफ से,
और वो उसी तरह है जैसे नॉलेज ट्रांसफ़र हो रहा है, इंफॉर्मेशन बम्बार्डमेंट हो रही है। बहुत कुछ सीखने को मिला, जो सीखना चाहते हैं वो बहुत कुछ सीखे भी हैं, ज़िंदगी की अहमियत का एहसास और मज़ीद बात भी करते हैं। नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्त पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और बात हो रही है माहौल की। अच्छा माहौल हो तो यार काम करने का दिल भी कहता है, और अगर माहौल अच्छा ना हो, टेंशन वाला हो, टेंस वाला हो, तो काम का दिल भी नहीं करता। ये हर जगह का यही हाल है। ऑफिस के माहौल की बात करते हैं, साफ़ सुथरा माहौल हो, अच्छे अच्छे लोग हों तो दिल करता है। तो ये मैं सही कह रही हूँ प्रोफेसर, माहौल जो है बड़ा असरअंदाज होता है हमारे काम नहीं, जैसे आप अभी किचन गई थी तो अगर एक दाल भी पकी हो और उसको खूबसूरत अंदाज में ट्रे में रख के और सारी बात के साथ पेश किया जाए तो दिल करता है खाने का। और अगर आप बेहतरीन चिकन और दूसरे मुर्गन ग़िज़ाएँ पका के उसका प्रेजेंटेशन अच्छी ना हो और साफ़ सुथरे बर्तन ना हो तो दिल नहीं करता। बिल्कुल यही उसूल तमाम कारोबार और तमाम कामों पर है। जैसे आपने फरमाया कि ऑफिस का माहौल अच्छा हो, साफ़ सुथरा हो, आपकी टेबल्स, आपके कंप्यूटर्स, आपकी चेयर्स सब साफ़ हों और लोग भी अच्छे कपड़े पहन के आएँ तो दिल करता है वहाँ बैठने का, साफ़ सुथरा, खुश अखलाक से लोग। और बिल्कुल इसी तरह स्कूलों, कॉलेजों, दफ्तरों और फिर मोहल्लों और घरों में भी यही उसूल कार फरमाए। हमें चाहिए कि हम अपने घर की अंदर की सफाई करके बाहर गलियों में ना फेंक दें। गली मोहल्ले में जैसे आप कह रही थी कि अगर आजकल कमेटियां नहीं हैं तो अपनी गली के लोग आपस में मिल के ये एक प्रोग्राम बना सकते हैं कि हमने अपनी गली को साफ रखना है और इसमें बारियां बना लें और वो जो अपना कूड़ा किरकट है इसको दूर डंप करने का जो भी बंदोबस्त है शहर में होता है और लोग आते हैं या गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट होती है, हाँ जी, उसको हवाले किया जाए और वो उसको डंप किया जाए सही तरीके से। अभी जैसे ईद आ रही है और इसमें ये जो हमारी गिलासतें शहर में सारी फैला दी जाती हैं, अब तो खैर इस दफ़ा काफ़ी पाबंदी होगी जैसे कह रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा इसमें एहतियात की ज़रूरत है। और ऐसे ही ये जो ओझड़ी और दूसरी चीज़ें और ये गिलासतें ऐसे ना फेंक दी जाएं, इससे बीमारियां फैलने और फिर इस बीमारी के आगे बढ़ने का भी ज़्यादा चांस हो सकता है। दूसरी एहतियात जो मैं कह रहा हूँ वो ये है कि सेमी कुक्ड यानी कम पके हुए गोश्त या अनकुक्ड या यानी इल कुक्ड गोश्त नहीं खाना चाहिए। इसे मुकम्मल पका के खाना चाहिए क्योंकि उनके अंदर भी जरासीम होने के चांसेस होते हैं और ये कैटल के अंदर बाज़ पैरासाइट्स होते हैं, बाज़ बैक्टीरिया होते हैं और उन्हें मारना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात ये कि बहुत ज़्यादा दिनों के लिए फ्रीज़ ना किया जाए गोश्त को। उसमें सारी जो उसकी विटामिन्स और दूसरी तमाम ग़िज़ाई मवाद है वो ज़ाया हो जाता है और फिर सेहत के लिए वो नुकसानदेह होने का खतरा फ़ायदा नहीं है। 15 दिन तो आप खा सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा 15 दिन, चंद दिन के लिए आप रख सकते हैं और उसके बाद बहुत ये नहीं, बाज़ लोग महीनों के लिए फ्रीज कर लेते हैं। महीनों के लिए फ्रिज में जो है पूरा बकरा उठा के फ्रीज कर दिया, वो ना किया तो ख्याल करना। अब तो ये कहा जा रहा है कि ये जो फ्रीज्ड और फिर उसके बाद ये जो आप ओवन में करते हैं ये नुकसानदेह हैं और इससे रेज निकलती हैं और बॉडी के लिए मुफीद नहीं है। ताज़ा पके हुए खाने और हर रोज़ पकाया जाए और हर रोज़ बेशक कम हो, उसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता और वही सेहत के लिए मुफीद है। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग के असरात जो हैं वो क्या हैं वो बताइए और हमारी जिम्मेदारी क्या है, किस इस हवाले से बताइए। क्योंकि मौसम जब माहौल चेंज हुआ तो ये पूरा दुनिया का हुआ, ये पेंडेमिक आया तो पूरी दुनिया में आया, सब लॉकडाउन हो गया, तो क्या कहते हैं इस हवाले से? इस हवाले से मेरा ख्याल है कि जैसा मैंने कहा कि हमने बहुत कुछ सीख लिया है और इन उसूलों पे जो हमने सीखे हैं कि घरों में तालीम देना भी हमने सीखा है, एहतियात करना भी सीखा है, ऑनलाइन एजुकेशन भी सीखी है, हमने घरों में बैठ के दफ्तर चलाए हैं और ऑफिस का काम किया है और इन चीज़ों को आगे लेके हमें चलना है। और बच्चों की जो तरबियत है घरों में बैठ के, मैं तो ये एडवाइस करूँगा कि बाकी दुनियावी तालीम के साथ साथ आप दीनियात और कुरान मजीद की तालीम की तरफ बच्चों को मुतवज्जे करें ताकि उनका ईमान और यकीन और मुस्तहकम हो और वो इस्लामी उसूलों पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। एक बात जो मैं बस सभी तज़किरा करना चाहता हूँ कि मैं निश्तर मेडिकल कॉलेज का ग्रेजुएट हूँ, यहाँ पढ़ा, यहाँ प्रोफेसर रहा और फिर यहाँ वाइस चांसलर भी रहा।
तो अभी हमारे कुलीग मेरे दोस्त जनाब मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब इसी बीमारी का शिकार हुए। ये लोग कहते हैं कि डॉक्टर जहर का टीका लगाते हैं और कितनी बड़ी ये मिसकंसेप्ट फैली और डॉक्टरों को बीमार पड़ी, बाज़ लोग मरे तो डॉक्टरों पर चढ़ाई कर दी उन्होंने। लेकिन ख़ुद डॉक्टर इस वक्त मेरा ख्याल है 100 के करीब पाकिस्तान में डॉक्टर्स शहीद हो गए इस बीमारी से लड़ते लड़ते, और ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जनूबी पंजाब के बहुत बड़ा नाम था, सर्जन थे हमारे दोस्त, वाइस चांसलर थे, सिटिंग वाइस चांसलर थे, और उन्हें यानी हुआ और उन्होंने अपने अमले को यही तालीम देते रहे कि देखें डरना नहीं है आपने इससे। और लास्ट वीडियो आ रही थी उनकी, मैं तो हैरान हो गई। 2-3 वीडियो उन्होंने की बिल्कुल एंड में, और लेकिन बस उनकी किस्मत में। और फिर जो पाकिस्तान में अवेलेबल ट्रीटमेंट था सारा उन्हें बहरहाल दिया गया। लाहौर से भी और बहावलपुर से मशीन मंगवाई गई जो बाहर सांस देती है, मुराद ऑक्सीजनेशन करती है, ब्लड बाहर आता है मशीन के ज़रिए, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है और ऑक्सीजन उसमें डाल के फिर वापस, क्योंकि लंग्स काम नहीं कर रहे थे तो उस लंग्स को रेस्ट देने के लिए उस मशीन पे इस्तेमाल किया गया। एक्मो उस मशीन का नाम है। तो लेकिन 8-10 दिन भी रेस्ट देने के बाद भी लंग्स ने काम नहीं संभाला। लंग्स इरिवर्सिबल कोई चेंज आ गई थी, फाइब्रोसिस हो गई और वो ऑक्सीजनेशन नहीं कर सके। और तो फिर ये देख लें कोरोना है और इससे अफेक्टेड भी हो रहे हैं हमारे डॉक्टर लोग। और थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर साहब, आप तशरीफ़ लाए, बहुत अच्छा लगा। प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र हुसैन तनवी साहब हमारे साथ रहे, शहजाद अफजल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी बात, एक आखिरी जो है सवाल थोड़ा सा पूछ लूँ, फिर उसके बाद मैं किचन जा रही हूँ कि बराए सहूलत जो है गवर्नमेंट ने पर्ची निकाली है जिस पे बड़े जानवर पे 500 और छोटे जानवर पर 100 रुपये है, तो उस पर क्या सहूलत दी जाएगी ये बताएं। जो जानवर फ़रोख्त करने आएगा ये उससे ही लिया जाएगा, ये ख़रीदने वाले आएंगे उससे भी लिया जाएगा, कुछ इस हवाले से भी बताइए। ये एंट्री पॉइंट पे हम लोग 500 और 100 रुपये का नफाज कर रहे हैं और इसकी सहूलत में हम लोग जो है पानी पीने के लिए, जानवरों के लिए, इंसानों के लिए शेड्स वगैरह बना रहे हैं और एक बिज़नेस एनवायरनमेंट माहौल दे रहे हैं। यूँ समझ लें कि किसी बंदे ने अपनी दुकान बनानी है, चलानी है, करनी है, तो उसके लिए उसको कितना सरमाया दरकार होता है। तो इसी तरह ही गवर्नमेंट ने सोचा कि कम से कम इन फार्मर्स के लिए भी एक बिज़नेस एनवायरनमेंट बनाया जाए, अच्छा माहौल दिया जाए वहाँ पे, और उनको अब वहाँ पे हमारे यहाँ वेटरनरी की सहूलत है, लाइट्स की सहूलत 24 घंटे अवेलेबल है, पानी पीने के लिए अवेलेबल है, और इसके अलावा भी आप देखेंगे वहाँ पे शेड्स वगैरह अवेलेबल हैं, फिर सिक्योरिटी अवेलेबल है, तो मेडिसिन वहाँ पे डॉक्टर, मेडिसिन सारी अवेलेबल, फैसिलिटी फ्री हैं टोटल 1 to all ना। तो अब उनके थोड़े से पैसे चार्ज किए जाएंगे ताकि आने वाले दिनों में जितना भी बर्डन गवर्नमेंट पे शिफ्ट हो रहा है वो थोड़ा थोड़ा सारे लोग अपने आप में भी तकसीम करें, ताकि ये जो हमारे कैटल मार्केट जो है न्यू जदीद मॉडल है, स्टेट ऑफ द आर्ट, इसको भी बनाया जा सके और इससे रिलेटेड जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें फिर तहसील लेवल तक ये सारा प्रोजेक्ट जो है उसी तरह का मॉडल जो है वो लॉन्च किया जाए। थैंक यू जी डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और हमारे साथ हमारे प्यारे प्यारे भाई शेफ़ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। और चाउमीन, चिकन चाउमीन रेडी हो चुके हैं और आयशा सर पर पहुँच गई हैं, तो साथ ही जो है शेक भी तैयार हो चुका है। ये मैंगो शेक आपको नज़र आ रहा है, वाह। अच्छा, मैंगो पीच शेक है, 2 चीज़ें मिक्स की हैं, मैंगो भी है साथ पीच भी है, और आप इंजॉय कर सकते हैं गर्मियों में मज़ेदार शेक। और ठंडा ठंडा है हाथ, लेकिन आयशा का क्योंकि गला ख़राब है तो थोड़ा अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, चाउमीन तैयार हो चुके हैं, मैं चाहूँगी कि थोड़ा जो है दिखाया जाए प्रेजेंटेशन जो है, ताकि नाज़रीन जो है हमारी बहनों को पता चले कि लास्ट में हमने कैसे बनाया। तो ये इसमें आप निकालेंगे भाई और दिखाएंगे चाउमीन के लिए क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। आपके सामने है चिकन है, चिकन के अलावा सब्जियां है, गाजर है, बंद गोभी है, शिमला मिर्च है, और ऑयल तो डालना है आपने हबीब कुकिंग ऑयल का ही इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा नमक है, काली मिर्च है, सफ़ेद मिर्च है। अच्छा, रेड चिली तो इसमें नहीं डाली गई है, ठीक है जी, क्योंकि जो है बच्चे जो है तकरीबन जो है लाल मिर्च जो है अवॉइड करते हैं। और फिर चाउमीन की खासियत यही है कि इसमें जो है रेड चिली नहीं डाली जाती, तो वो तो फिर देसी खाना बन जाएगा, थोड़ा चेंज करना भी बहुत ज़रूरी है। ये मज़ेदार मैकरोनी जो है नूडल ये तैयार हो चुके हैं, ये आपके सामने है। और ये देखिए, टाइम नहीं
नहीं तो मैं टेस्ट करती, क्योंकि उस वक्त मैंने टेस्ट किया गरम गरम चिकन को, तो मेरा मुंह जल गया, तो मुझसे बात भी नहीं हो रही थी, आपको बता दूं। तो इसीलिए जो है फिर कल मैं आपको बताऊंगी कि कैसा टेस्ट बना, किस तरह का बना, लेकिन लग अच्छा रहा है, बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है। तो आपने चिकन चाउमीन तैयार करना है और हमारे साथ हमारे भाई कैसर अब्बास थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कैसर, आप तशरीफ़ लाए। और नाज़रीन, कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, एहतियात कीजिएगा और एहतियात के साथ अपने और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।